नमस्कार श्रोताओं, हेलो हल्द्वानी 91.2 एफएम से मैं डॉक्टर राकेश रयाल। हेलो हल्द्वानी, जैसे कि आपको पता है, बदलते शहर की धड़कन, संस्कृति और शिक्षा की आवाज है। और आज हम संस्कृति के क्षेत्र में काम कर रहे और उत्तराखंड के जो प्रसिद्ध लोक गायक और गणरत्न के नाम से विख्यात हैं श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी, उनकी गीतों पर एक पुस्तक की रचना हमारे उत्तराखंड के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और साहित्यकार श्री ललित मोहन रयाल जी द्वारा की गई है। और आज इस कार्यक्रम में वो हमारे साथ हैं, उनसे हम वार्ता करेंगे। तो ललित मोहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो हल्द्वानी 91.2 एफएम में। जी धन्यवाद। हेलो हल्द्वानी 91.2 एफएम के श्रोताओं को मेरा नमस्कार। नेगी जी पे जो हमारी रचना प्रकाशित होके आ रही है, इसका शीर्षक है कल फिर जब सुबह होगी। दरअसल नेगी जी की जो गीत यात्रा है, उसको इसी वर्ष 50 वर्ष पूरे हुए हैं। 50 वर्षों से वो एक जाने माने गीतकार गायक तो हैं ही, वो यहाँ की गढ़बोली की सशक्त पहरेदार हैं, ध्वजवाहक हैं। इसके अलावा उन्होंने यहाँ के सामाजिक मुद्दों को, यहाँ के सांस्कृतिक मुद्दों को, सामयिक घटनाओं को और जो संस्कृति बोली भाषा संरक्षण है उसके लिए आदि शताब्दी से उन्होंने अलख जगाई हुई है। तो उसको लेकर ये लगा कि एक इतने बड़े रचनाकर्मी और जो लिविंग लेजेंड हैं, वो हम लोगों का सौभाग्य है कि हमने उन्हें रूबरू देखा है, रूबरू सुना है। तो उसको लेकर फिर एक संकलन हमने तैयार किया उनके गीतों की कमेंट्री पर। तो संकलन का शीर्षक जो कल फिर जब सुबह होगी, ये शीर्षक जो है उनके प्रसिद्ध गीत भोल जब फिर रात खुलाली से का भावानुवाद है। तो बेसिकली ये शीर्षक रखने के पीछे एक कारण था कि ग्लोबलाइजेशन के दौर में जो स्थानीय बोली भाषाएं, लोक संस्कृति, रीति रिवाज जो विलुप्त होते जा रहे हैं, समय के साथ बिसरा दिए जा रहे हैं, तो ये सारी की सारी बातें जो हमारी लोक संस्कृति है, परंपरा है, परिवेश है, वो नेगी जी के गीतों में संरक्षित है। तो ये शीर्षक रखने के पीछे जो इसमें आशावाद का स्वर है, जो उनकी गीत रचना यात्रा का जो तजर्बा है, वो इस गीत में उन्होंने व्यक्त किया है। तो इसके पीछे ये भाव रहा कि गीत का जो पहला अंतरा है कि भोल फिर जब रात खुलाली, धरती में नई पौध जमाली, पुराना डाला ठंगरा भय का, नई लगुलियों सारा द्याला। कि जो पुरानी पीढ़ी है, पुराने जो वृक्ष हैं, पुराने दरख्त हैं, वो अपने अनुभव तजर्बे से नई पीढ़ी उनके इस एक्सपीरियंस का लाभ लेगी। और उसका कितना सुंदर उन्होंने बिंब बनाया है, कितना सुंदर उपमान है कि जो पुराने दरख्त हैं वो ठांगर होके नई जो बेल लताएं प्रतान हैं उनको सहारा देंगी, उनको जो है नया रास्ता दिखाएंगी, उनको पुष्पित पल्लवित और उनको फल देने में सहयोगी बनेगी। तो इस शीर्षक के पीछे ये कारण रहा। ये बहुत ही अच्छा आपने अपनी रचना का जो विषय रखा है उसका भावार्थ समझाया। और मैं ये जानना चाहता हूँ और हमारे श्रोता भी ये जानना चाहते हैं ललित जी कि यह जो कार्य है, क्योंकि आपने उनके गीतों को एक रचना के रूप में, एक ग्रंथ के रूप में जो है वो तैयार किया है, और आने वाली जो पीढ़ी है हमारी भविष्य की, उसके लिए एक ऐतिहासिक अभिलेख साहित्यिक ग्रंथ होगा। क्या यह ग्रंथ नेगी जी के गीतों के साथ साथ हमारी संस्कृति को भी अगली पीढ़ी तक पहुंचाएगी? निश्चित तौर पर ये जो पलायन, विस्थापन और प्रवासन का क्रम है, ये तो चलता रहता है। और एक जनरेशन पहले, चाहे वो रोजगार के लिए, व्यापार के लिए, आजीविका के सिलसिले में महानगरों, कस्बों में, पर्वतीय क्षेत्रों से आवागमन जारी रहा है। तो एक पीढ़ी जो महानगरों में कस्बाई पृष्ठभूमि पली बढ़ी, फिर बच्चा जब नई संस्कृति में जाता है तो वो उसी संस्कृति को आत्मसात कर लेता है। उसको बहुत सारे कारणों से वो नए परिवेश में ढल जाता है, लेकिन अपने मूल स्थान, जो मूल जड़ों की संस्कृति है, उससे जो जुड़ाव है, जो उससे लगाव है, या उसकी जो संरक्षण की जिम्मेदारी है, वो नेगी जी ने इन आधी शताब्दी में बखूबी पूरी की है। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि चाहे वो बॉर्डर का फौजी हो, वो जो है दूर द्वीपों में, विदेशों में, सात समंदर पार फूड चेन श्रृंखलाओं में, होटल कारोबार में काम करने वाला खानसामा हो, या महानगरों में जो पली बड़ी पीढ़ी है, उन सब ने
यहाँ की संस्कृति को नेगी जी के गीतों के जरिए समझा बूझा है। उनके गीतों में जो हल्दी हाथ उनका कैसेट है, या और भी उनके बिटिया की विदाई के गीत हैं, मेरी लाडी मेरी बिटुली गीत है, बीजी जादी गीत है, लगे दे मन्नाण जैसा उनका खुदेड़ गीत है, या जो बुजुर्गों का यहाँ पर आशीर्वाद देने वाला जी रे जागी रे जुगराज रे तेरा हाथ खुटो कभी कांडा न चुभो भंडी दिनों में दिखे आज, मतलब तमाम जो हमारे संबोधन है, तमाम जो हमारी संस्कृति है, तमाम जो हमारी भाव विह्वलता है, आत्मीयता परक संबोधन है, कु मलासलो मुंड तेरु कु चौठी पकड़ी की भूखी पेलू, जी सारे जो संबोधन है उनके गीतों में आम हैं। फिर जो हमारी संस्कृति के वो कितने सशक्त पहरेदार हैं कि उन्होंने लोक की भाषा को चुना, लोक के उपमान को चुना। एक उदाहरण है कि कख देखी होली सपन रहे होलू की बैम रहे होलू, उस गीत में उन्होंने 21 मेटाफर्स चुने हैं और 21 के 21 मेटाफर जो है नायिका के अनिंद्य अद्वितीय सौंदर्य के लिए चुने हैं और सारे के सारे लोक से लिए हुए हैं। उसमें इतने सार्थक उपमान हैं। वो कहते हैं कि पिंडालू पातमा ओसी की बूंदी सी छेवा, आगे कहते हैं सवादी यानी पैणी पकौड़ी सी छेवा। सगुन में जो पकौड़ी आती है वो मात्रा में बहुत अत्यल्प मात्रा में होती है, सीमित होती है 2 की संख्या में, और उसके बाद वो इतनी तीती होती है कि उसको जब हिस्सेदारी में बंटती है तो आस्वादन को कई गुना बढ़ा देती है। उसी गाने में वो कहते हैं उपमा देने के लिए, मेटाफर के लिए उन्होंने बेगर भिखारी को भी नहीं बख्शा है। कहते हैं कि दाता का मुख पर मंगता की टक्कर सी छेवा, जिस हसरत से जो प्राप्त करता है बेगर है वो डोनर को देख रहा है, वो उसके सौंदर्य का, और उसमें कि दादी का जो नाती पोतों पर जो आलिंगन होता है उससे बड़ा कोई प्रेम नहीं होता। नेगी जी के गीत में बोल आते हैं नाती नतुणा में दादी के अंगवालों से छेवा। तो उन्होंने सारा का सारा लोक से आत्मसात किया है, लोक की भाषा में, लोक की भावना में। अब उनके गीतों में यहाँ की संस्कृति में, जैसे हम परिधान की बात करते हैं कि जो हमारा पहाड़ी ड्रेस सेंस है, तो उसमें उनके गीतों में जगह जगह अंगड़ी, फतुई, सदरी, मुंडासो, साड़ी, बिलोज, करदोड़ ये सब आ जाता है। जो हमारे गहने आभूषण है, धागुला, झंवरा, फूली, नथुली, बिसार, हंसुली, मुरखला, पैजी, जगह जगह वो सौंदर्य प्रतिमान के लिए वो जब मेले थौल कौथिक में जा रही है। यहाँ तक कि जो हमारे यहाँ लोक में जो विश्वास है, जो शकुन शास्त्र है, जो लोक विश्वास की मान्यताएं हैं कि आवागमन के साधन नहीं है, आगंतुक आ रहा, अतिथि आ रहा, अपना प्रिय आ रहा है, अपना परिजन आ रहा है, तो उसमें बाडुली पैतवालियों पराज, जो पैर के तलवे में खुजली होती है, उसमें भी होता है कि वो आत्मीय स्मरण कर रहा है। भवरांदी आग, बिनसरी बटिक बसणु रहे काग, कौवा सुबह बोले तो यह है कि कोई अतिथि आने वाला है, बिनसुरी सुपना। ऐसे लोक विश्वास उनके गानों में जगह जगह आते हैं। फिर मेला थौला कौथिक ये पूरी भव्यता के साथ आते। जब वो गीत में धर धरु बिटी न आंधी इगरेली बिगरेली बांध, कौथिक का जब चित्रण करते हैं तो उसमें ये जो हमारे लोक मेले हैं, जो आयोजन स्थल हैं, द्विगति बैसाख सुरमा मेरा मुलुक मेला, तो पूरी भव्यता के साथ आते हैं। वहीं आपको चरखी रिटई, खटे मिठे, फूंदी मुल्योण, सेंधाण, समलोण या रुमाल, उनके गीतों में आपको बहुत जगह मिल जाएगा। ना बैठ बिंदी चरखी में, वहाँ जो जेठ और उसका रिश्ता होता था वो भी, चरखी वालो तेरो भेजी लग दो जिठाणो तेरो, बिंदी ना बैठ चरखी में। अब वही जो हमारा पर्वतीय स्थापत्य शैली के मकान थे, अब यहाँ तो नहीं है, विरल हो गई है वो सब स्थापत्य कला, लेकिन उनके गीतों में मोर संगाड़ से लेकर खम्ब, तिवार, मंजूल, कूड़ी, ओबरा, पांडा, ढैपुरा, धुरपलो, वाडू, मुआरू, खादलो, ब्यारा, कौरा, कुलण, उरख्याली, गंजाली, जांदरी, सिलोटू, चुलखांदू सब आ जाता है, पूरा जनजीवन। उसी तरीके से जब प्रवासन हुआ, लोग माइग्रेट करते गए, वृद्धों की अवहेलना होती गई, गांव में बुजुर्ग बच गए शेष, तो अब वो वहाँ कामगार नहीं है, सारी युवा पीढ़ी तो चली गई है। अब वहाँ पर जो उपज थी, पैदावार थी, वो घटना स्वाभाविक है। वहाँ जंगल हो गए हैं, वहाँ जो है मतलब नाम मात्र को वो गीत है उनका बुजुर्गों को संबोधित कि मोरी मोरी के मांड पे लिया, जब तक निभे सकलिया निभे लिया। तो अब उनके इस टर्मिनोलॉजी को लेकर भी रीता कूड़ा,
बगदा मवासा, जी टूटी कूड़ी, ढकिया द्वार मोर, रीति सुनी तिवारी। जन बगदा मौस का पलायन से संबंध होगा। माइग्रेशन है वो माइग्रेशन पूरा। से मतलब। रीता चौक, ओबरक बड़ी, गंजारी। जी जी तो उनके गीतों में चाहे वो हमारे आख्यान परक ऐतिहासिक गीत है, वो पूरी भव्यता के साथ आते हैं। सामयिक घटनाएं हैं, माइग्रेशन की बात है, टिहरी का जो बांध निर्माण के कारण वो गीत है उनका, अबारी दान लंबी छुट्टी ले गया, कितने मार्मिक अपील है उस गीत में। मोटर आती है और पर्वतीय मार्गों पर दोस्त को लेके चली भाई मोटर चली। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आता है, उसके बाद जो यहाँ की बेटी बहू बुआरी जिनकी निर्भरता जलावनी लकड़ी पशु चारे के लिए जंगलों पर थी, तो उस गीत की आरंभिक पंक्तियां हैं, वो निषेध की बात करती हैं। फॉरेस्ट गार्ड पत्रोल कहता है जिदेरी घसेरी में कि ना जाती हूँ ढेलुपा खान, मतलब निषेध से शुरू हो रहा है। इवन वो फॉरेस्ट गार्ड भी जान रहा है, बोलता है कि जान छो में भी बड़ ही छ बेटी बुआरियों को सारू, पर मैं जो क्या करूं, सावन सुने तो मेरी नौकरी लाली। तो वो भी जान रहा है, लेकिन वो अपने कर्तव्य से विवश है। तो नेगी जी ने वो सारे मुद्दे, संक्रमण काल, ट्रांजिशन को लेके, तिवारी डिडाले में रॉक एंड रोल, अब संस्कृति के लिए जो वेस्टर्न कल्चर का अंधानुकरण है उसके लिए बोलते हैं वो कि फैली गई लोचड़ी तेले मेले खोद। लोचड़ी का मतलब महामारी। तो उसको इवन ड्रेस सेंस के लिए भी किसी गीत में आता है कि हिप्पियों से तेरा लड़बड़ झूला, अगने पीछे तेरा थेगुला। वो उस अब संस्कृति का मजाक उड़ाने से पीछे नहीं रहते हैं। एक गीत है उनका देहरादून वाला हूँ, उस गीत में भी वही जो संक्रमण काल है कि वो पीढ़ी जो यहीं पली बढ़ी है वो अपने मूल से अलगाव पाती है, अपने मूल को वो कहीं उसे पोशीदा रखनी चाहती है, और वो ये इसमें अपना उनकी हीन ग्रंथि है कि अगर मैं वहां का बताऊंगा तो मैं उसमें इंफीरियर हो जाऊंगा। तो जो एहसास कमतरी है, तो नेगी जी इन भावनाओं को, इन आशंकाओं को 50 साल से लगातार वो संघर्षरत हैं, और उन्होंने कल्चर को, रीति रिवाज को, संस्कृति को, परिवेश को, प्रकृति को, ऐसा कोई विषय नहीं है जिसे उन्होंने न छुआ हो। जी बहुत ही अच्छा आपने उनके गीतों का चरित्र चित्रण किया। जो उनका एक उत्तराखंड आंदोलन को लेकर उनका एक गीत था, और उस गीत ने लोगों को जोड़ने का काम किया है, तो उस गीत को आज के परिप्रेक्ष्य में आप कैसे देखते हैं? नेगी जी ने जो आवाहन गीत लिखे हैं, जी बेसिकली आवाहन गीत में उनके बहुत स्पष्ट संदेश हो देते हैं। आंदोलन के समय, पृथक राज्य के आंदोलन के समय उनका गीत की ई व्यवस्था माँ, ई जमाना माँ, हत पसारी के हक नहीं मिलना, तो उसमें उन्होंने उस समय का जो चित्रण किया है कि आंखों में अंगारा, हाथों में मुछाव, जो मसाल जुलूस है, उन्होंने उन आवाहन गीतों के जरिए जो प्रवासी थे उनको भी उन्होंने आवाहन किया, उनसे भी अपील की, और उसके लिए कहते हैं कि ऐजा तू भी यूं भीटा पैरों ते चिणी जा। तो कहने का मतलब है कि वैसे तो जो हमारी कंटूर नुमा खेती होती है उसकी जो वॉल्स होती हैं वो हर बरसात में गिर जाती हैं, और उसकी रिपेयरिंग के लिए भीटा पैरा शब्द आता है, लेकिन यहाँ पर वो सिस्टम जो जर्जर व्यवस्था है उसकी पुनर्निर्माण, उसमें जो संशोधन है, उसमें जो रिपेयरिंग है, उसकी अपील करते हैं। और उनके आवाहन गीतों में एक लंबी लिस्ट है, वो जहाँ पर निराशा है, जहाँ पे अवसाद है, जहाँ पर जो है कोई उसमें चला गया है, तो उसके लिए वो आशावाद का गीत उनका, देर होली अबेर होली, होली जरूर सवेर होली। आवाहन गीतों में आंदोलन में ही उन्होंने मुट्ठी बोटी के रख आवाहन करते हैं, और वो सबको एक होने की भी एका की बात कर रहे हैं, पूरे एका के साथ आगे बढ़ने की हिम्मत देते हैं। उनके गीतों में एक फ्रेज आता है कि पाला तेरे से की घामौण तक, कि जो पाला है, जो ओस है, उसका अहंकार, उसकी सत्ता वो नश्वर है, और वो तब तक है, क्षणिक है, जब तक कि धूप नहीं आती। और ये संदेश दिया उन्होंने प्रकृति से है
कि पाले और घाम के संदर्भ में, लेकिन इसमें जो भी सत्तासीन वर्ग है, जिसके हाथ में ताकत है, जिसके हाथ में सिस्टम है, जिसके हाथ में जो है अधिकार है, तो उन सब के लिए संदेश है कि ये क्षण भर का है और जैसे ही धूप आएगी पाले की अहम मान्यता पिघल के शून्य हो जाना है। मुट्ठी बोटी की रख और झूं तू तेरी जमादारी, इन दो गीतों में उस मुहावरे का प्रयोग हुआ है कि पाला तेरी से की घामों तक घना डालों बीच छिड़की आलू घाम, और घाम एगी अब धाराधारी, कि उसमें वो कॉमनर से, संघर्षरत समाज से, किसी भी इंडिविजुअल से कहते हैं कि ये जो बाधाएं हैं, जो रुकावटें हैं, ये सबके मार्ग में आती हैं और इसमें शिथिल होने की बात नहीं है। सूर्य जो है समस्त लोक का ऊर्जा भंडार है, चाहे वो सोलर एनर्जी है, चाहे वो हाइड्रोजन के रूप में है, चाहे वो हीलियम के रूप में है, चाहे वो फोटोसिंथेसिस के रूप में है। समस्त चराचर जगत ऊर्जा सूर्य से पाता है और उसके रास्ते में भी रुकावट है। घाना डालों बीच छिड़की आलू घाम, उसे जरा सी जगह चाहिए, बाधा उसकी भी है, राह से उसे भी संघर्ष करना है, लेकिन फिर भी वो फिर भी तो जब वो कहते हैं ना कि खाण कमोण की छुई लगोला, और तू खड़ू तो हो हथखुट चला, तो कहने का मतलब है कि उनके गीत जज्बा जगाते हैं, संदेश देते हैं। तो ऐसे तमाम गीत हैं उनके जो इस परिवेश को जीवंत करते हैं। उन्होंने सदियों से जो हमारे पुराने गीत हैं उनकी लोकगीतों की रिपेयरिंग की। इवन ये होता है कि अधिकांश गायक क्या करते हैं कि फोक को गाते हैं। नेगी जी ने फोक तो गाए ही, उन्होंने जो गीत लिखे, जो लिरिक्स उन्होंने लिखा, वो फोक बन गया। उनके गीत लोगों की जुबान पे चढ़ते हैं, उनके गीत जो है लोग मुहावरे की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो ये किसी भी गीतकार की, गायक की, मतलब अपने को उन्होंने स्थापित होते हुए देखा है, मुहावरों में अपनी भाषा को तब्दील होते हुए देखा है। तो बड़े लेजेंड है, ये हम लोगों की खुशनसीबी है कि हम उनके युग में पैदा हुए हैं और हमें उन पे सुनने का, गुनने का, समझने का मौका मिला है। बहुत ही अच्छा आपने वर्णन किया है उनकी गीतों का, उनका भाव और भावार्थ आपने समझाया हमारे श्रोताओं को। अंतिम क्वेश्चन मेरा वही है जो पहला था, क्योंकि उनके तो हजारों गीत हैं, तो आपने यही टाइटल क्यों चुना, कल फिर जब सुबेर होगी? इसके पीछे ये कारण था कि एक तो इस शीर्षक में आशावाद है जी, दूसरा ये है कि चाहे वो विस्थापन, पलायन, प्रवासन के कारण हो, चाहे ग्लोबलाइजेशन के कारण हो, चाहे आधुनिक जीवन शैली के कारण हो, हमारी लोक भाषाएं, बोलियां वो सीमित होती जा रही हैं। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि दुनिया में इस समय 4 अरब आबादी 2 दर्जन भाषाएं बोलती है जी, और शेष जो 4 अरब आबादी है वो 7,000 भाषाएं बोलती है। और उन 7,000 भाषाओं में से, बोली भाषाओं में से आधी इस शताब्दी के आखिर तक खत्म हो जाएंगी। अब हमारी इस गढ़बोली को ही लें तो एक अनुमान के मुताबिक इसकी केवल 25% शब्द संपदा अब रह गई है। क्योंकि जो हमारी पीढ़ी है, आगे वाली पीढ़ी है, वो मिश्रित भाषा बोल रही है जी। जो गूढ़ शब्द थे, गूढ़ मुहावरे थे, लोकोक्तियां थी, अखाणे पखाणे थे, वो सब अतीत की बातें हो गई हैं। होता क्या है कि कोई भी बोली, भाषा, संस्कृति जब लुप्त होती है तो उसमें जो सदियों का जो पारंपरिक सामूहिक ज्ञान प्रणाली का भंडार है, भाषा खत्म हुई, वो नॉलेज बैंक भी खत्म हो जाता है। मतलब बड़ी चिंता का विषय है कि कई भाषाएं चली गई हैं ऐसे। अभी जो धारा, प्रवाह, गढ़वाली या कुमाऊनी बोलने वाले लोग हैं जी, एक दशक के अंदर वो भी नहीं रहने वाले। वो बुजुर्ग पीढ़ी है, बहुत कम बुजुर्ग पीढ़ी है जी। तो जो पारंपरिक ज्ञान का जो भंडार है वो उनके साथ चला जाएगा। अब नेगी जी के जो गीत हैं उनमें वो दस्तावेजीकरण हुआ है, वो रिकॉर्डेड है, लोग उसे गाते हैं, लोग उसे सुनते हैं, गुनगुनाते हैं। तो उनका एक खास जो स्टाइल है कि जो अल्प प्राय शब्द हैं, जो विलुप्त प्राय शब्द हैं, वो उसे धो पोंछ के ऐसी जगह पर उसका फिटमेंट करते हैं कि शब्द विन्यास के साथ साथ वो शब्द जो है श्रोता को, दर्शक को चौंकाता है जी, रिकॉल कराते हैं। तो उनके रिकॉर्ड्स में बातें दर्ज हैं। जो कल्चर की मैंने बात की, जो प्रकृति की बात की, प्राकृतिक संपदा की बात की, यहाँ की जितनी बर्ड्स हैं जी, कप्पू, घुघुती, हिलांस जी, जो मायके की याद दिलाने वाले पंछी हैं, यहाँ की जितनी वृक्ष संपदा है जी, कि उसमें आपके देवदार के वन हैं, रसुआ देवदार, बांज, घनी कुएं जी,
तमाम उसमें आपके जो फ्लावर्स हैं कि सबसे ज्यादा फ्यूली, बुरांस, उनके सारे फूल, गुइराव ना, उनके जितने फूल हैं सब वाइल्ड हैं, वन फूल हैं। मात्र एक फूल उनके उसमें गुलाब आता है जो नया है, वो भी तब जब पहाड़ों में गमलों में गुलाब चला गया। एक इम्पोर्टेंट बात और कि उनके गीतों में बैख और बांध दोनों आते थे, लेकिन वो बैख जो है, जो जेंटलमैन, हीरो, सुदर्शन, नवयुग होता था, जब से अस्थाई प्रवासन हुआ है, जब से महानगरों से लोगों ने अपने मूल गांवों को लौटना बंद कर दिया, उनके गीतों में बैख भी नहीं आता। तो कहने का मतलब है कि उन्होंने यहाँ की जो विरासत है, सांस्कृतिक विरासत है, उसको संजोने का इम्पोर्टेंट काम किया है। और जो आपने शीर्षक वाला सवाल किया था कि एक गहरा आशावाद है, इवन ये उसमें प्रदर्शित होता है कि अब जो अच्छे समृद्ध लोग हैं, चाहे वो महानगरों में हैं, वो पारंपरिक जो हमारी भोजनचर्या है, जो पारंपरिक हमारी लोक व्यंजन है, तो वो रसायन नाम से स्टॉल लगा रहे हैं। वो उसमें फरफुरो भात, दड़बुड़ी दाल, झंगोरा, रेड रूपलियो, फाणू, वो सब कर रहे हैं। और कहने का मतलब है कि ऐसे प्रयास ये एक आशावाद का संदेश देते हैं। इवन हमारी जो ज्वेलरी है, वो ब्राइडल ज्वेलरी, टिहरी की नथ, यहाँ की जो पौची है, ब्राइडल ज्वेलरी की डिमांड है अभी भी। तो कहने का मतलब है कि एक आशावाद का संदेश है इस शीर्षक में, और नेगी जी के गीतों में आया है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो हमारा किंचित प्रयास है, ये आप लोग इसको सराहेंगे। बहुत ही अच्छा सराहेंगे जरूर, क्योंकि जो तरह तरह के संस्कृति, सभ्यता, परंपरा, पर्यावरण, जन आंदोलन और तमाम जितने भी हमारे जो पहाड़ की संस्कृति है, जो पहाड़ के खान पान, आभूषण, जितना भी पहनावा है, इन तमाम जो पहलू हैं, उनको नेगी जी ने अलग अलग फूलों के रूप में उनको पिरोया। और आपने उन फूलों को एक माला के रूप में जो आपने पिरोया है, ये हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही बेहतर एक अच्छा संदेश के रूप में ये आपका ऐतिहासिक ग्रंथ होगा। और हमें उम्मीद है कि ये ऐतिहासिक ग्रंथ हमारी इस सभ्यता को, इस संस्कृति को आगे पीढ़ी दर पीढ़ी जो है आगे पहुंचाती रहेंगे। हेलो हल्द्वानी 91.2 FM में आपके इस वार्ता के लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार श्रोताओं, फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में। नमस्कार।